नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पूर्वांचल की रैली में अमित शाह ने अखिलेश पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिन्ना का सवाल उठाया और कहा कि चुनाव आते ही अखिलेश को जिन्ना महान दिखने लगते हैं। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। आज मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। मित्रों, ये भूमि, ये हमारा उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। मैंने योगी जी को पूछा कि मंच तो यहां है, आजमगढ़ से यूनिवर्सिटी कितने दूर बनाई है? उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई, इसी जगह पर यूनिवर्सिटी बनेगी और इसी जगह पर ये मंदिर बनने वाला है। मित्रों, ये शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, ये 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। आज का दिन पूर्वांचल में दिग्गजों के दंगल का दिन रहा। आजमगढ़ से अमित शाह, योगी गरजे तो गोरखपुर से अखिलेश का भी जवाब आया। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मिल रही है। मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था, तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाएं कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हैं। किसान की आय घटी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। आज गरीब की जेब काट करके
अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। इस अर्थव्यवस्था में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और जो जानकारी मिल रही है 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो मणिपुर से आ रही है, जहां पर आतंकियों का बड़ा हमला हुआ, 6 लोगों की मौत हुई है, 3 जवान भी शहीद हुए हैं। सुरक्षा बल की टुकड़ी पर घात लगाकर दरअसल ये हमला किया गया था। मंजीत देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, देखिए, मणिपुर के चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की घटना है और 46 असम राइफल्स के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो अपने परिवार के साथ, पत्नी और बच्चे के साथ, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी गाड़ी निकल रही थी और घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी समेत जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके परिवार समेत 6 लोगों के अब तक शहीद होने की खबर सामने आई है। पूरे इलाके में ऑपरेशन अभी चल रहा है क्योंकि सुबह करीब 11-12 बजे के बीच की घटना है जब इस घात लगा की हमला हुआ है और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। जंगल का इलाका है और जो स्थानीय आतंकी संगठन है, उग्रवादी संगठन, उसके पीछे उसका हाथ बताया जा रहा है और सेना ने और असम राइफल ने वहां पर पूरे इलाके को घेरा है, घेराबंदी की गई है। लेकिन दुखद घटना ये है कि 6 अधिकारी और जवान इस पूरी घटना में शहीद हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ रहे आगे, अब बात महाराष्ट्र में जारी हिंसा की। त्रिपुरा मामले को लेकर आज भी कई शहरों में हिंसा हुई। अमरावती में आज बीजेपी और हिंदू संगठनों ने अमरावती बंद का ऐलान किया, जहां सभी हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इस दौरान बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लाठीचार्ज कर भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से वहां माहौल बिगड़ा, उसको सुधारने के लिए अमरावती में लाठीचार्ज करना पड़ा, लोगों को वहां से हटाना पड़ा। भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई थी। आपको बता दें, दरअसल सभी हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हुए थे, बेकाबू हुए, तोड़फोड़ शुरू की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लाठीचार्ज कर भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा है, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। कल से जो अमरावती में जो वातावरण में एक अलग तरीके से मोर्चे के इसमें और मोर्चे अलग तरीके से गया और उसके बाद आज हमारे अमरावती में सुबह से निषेध का ये दिखाया। जो कल हमारे अमरावती में हुआ उसका निंदा हम करते हैं, उसका निषेध हम सब अमरावती करते हैं, पर उसके साथ में आज जो सुबह से हो रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पर अमरावती में जो हमारे गार्जियन मिनिस्टर है संजय राउत हैं, ये एक इस चीज को राजकारण का एक मोड़ दे रहे हैं। तो मैं सबसे विनती करूंगी, मेरी अमरावती कर से भी विनती करूंगी और सभी पॉलिटिकल लीडर से भी विनती करूंगी कि हमारी अमरावती है, इसे सेफ रखने का काम हमारी जवाबदारी है। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। उधर दिल्ली एनसीआर में दम घुटने लगा है। हवा इस कदर जहरीली है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को आज हालात पर सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। सोमवार को सर्वोच्च अदालत इस मसले पर दोबारा सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने आज सरकार को सलाह भी दी कि संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो गया है। दिवाली के बाद से लगातार हवा में जहर बना हुआ है। शनिवार को जब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सर्वोच्च अदालत की फिक्र भी साफ नजर आई। प्रदूषण पर सर्वोच्च अदालत फिक्रमंद, सरकार से पूछे तीखे सवाल, 2 दिन के लॉकडाउन की सलाह।
सुनवाई के दौरान कोर्ट की सबसे अहम सलाह ये रही कि प्रदूषण पर हर हाल में काबू किया जाए। अगर संभव हो तो लॉकडाउन जैसे कदमों पर भी विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे। सीधे सीधे बताने को कहा कि सरकार ने पराली से लेकर दूसरे मुद्दों पर क्या फैसले किए और क्या इंतजाम किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बताएं कि इमरजेंसी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ प्रोत्साहन जरूर दें। सरकार बताए कि एनसीआर में कितनी खेती की जमीन है। किसानों को पराली डिकम्पोज मशीनें देने पर कितना खर्च आएगा। पॉल्यूशन के दूसरे स्रोत पर काबू क्यों नहीं हो रहा। पटाखों को भी क्यों नहीं रोका जा रहा। आपातकालीन कमेटी की रिपोर्ट सोमवार को दाखिल की जाए। कुछ तरह के वाहनों पर रोक लगाने पर विचार हो। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। उम्मीद कीजिए कि कोर्ट की सख्ती से ही सही कुछ हालात काबू में होंगे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली से लेकर पूरे एनसीआर में प्रदूषण से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। AQI यानी हवा का जो स्तर है वो दिवाली के बाद से ही लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। आज भी इसमें कोई राहत नहीं मिली। हवा नहीं चलने से प्रदूषण से हालात बदतर होते जा रहे हैं। सर्दियों ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी कि दिल्ली की हवा एक बार फिर हो गई जहरीली। हवा में इतने प्रदूषक तत्व घुल गए कि सूरज पस्त नजर आने लगा और सांस लेना दुश्वार हो गया। मॉर्निंग वॉक पर जाना खतरनाक हो गया और घर के भीतर भी सांस लेना सितम बन गया। दिल्ली की हवा में घुला ज्यादा जहर। एनसीआर में सांस लेना हुआ सितम। नवंबर में एक बार फिर सांसों पर अटैक। प्रदूषण पर ऐसा वार, जीना दुश्वार। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज भी दिल्ली की हवा में सांस लेना खुद की सेहत से खिलवाड़ करना है। आज दिल्ली का AQI 465 है, यानी खतरनाक। पड़ोसी नोएडा की हालत तो और भी खतरनाक है। यहाँ तो कमोबेश हर जगह पर AQI 700 के पार है। अब जरा दिल्ली की कुछ और जगहों पर AQI के आंकड़ों पर गौर कीजिए। हर जगह आंकड़ा इतना है जो मौसम विभाग और सरकार खतरनाक मानती है। रोहिणी में AQI 463 और ITO पर 484 है, यानी दोनों डेंजर जोन में हैं। चांदनी चौक पर ये 483 दर्ज किया गया तो द्वारका में 492। हरियाली के लिए मशहूर लोधी रोड पर भी 450 AQI है। ओखला में AQI 480 है तो IGI एयरपोर्ट पर 462। प्रदूषण सारी हदें पार कर रहा है और सरकार के हुक्मरान इस पर बात करने से भी कतराने लगे हैं। राजस्थान के सालासर में बालाजी धाम पूजा के लिए CM अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के जहरीली हवा पर सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए। सर, आज भी वही सादगी है आपकी देखने में आई है कि मीडिया से आपने बात किया, लेकिन सर हल्का सा पोल्यूशन आपने यहाँ भी देखा हुआ, दिल्ली का देखा हुआ, किस तरह से अंतर? दिल्ली की हवा PM10 यानी बड़े धूल कणों का स्तर बीते 30 घंटों से खतरनाक बना हुआ है और छोटे धूल कणों यानी PM2.5 की बात करें तो 32 घंटों से इनका स्तर खतरनाक है। जरा दिल्ली की अलग अलग जगहों की इन तस्वीरों को एक नजर में देखिए, आपको हालात का अंदाजा खुद लग जाएगा। इंडिया गेट की इन तस्वीरों को देखिए। आम दिनों में यहाँ से राष्ट्रपति भवन साफ दिखता है, लेकिन आज ऐसे हालात नहीं हैं। राष्ट्रपति भवन धुंध में खोया है, दूर तक सड़क पर सिर्फ धुंध है। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन और करीब है। हमने यहाँ जाकर देखा, लेकिन यहाँ से भी राष्ट्रपति भवन की मामूली झलक पाना भी मुश्किल था। अब जरा दिल्ली विश्वविद्यालय के इलाके का हाल देखिए। हरियाली भी यहाँ स्मॉग से मुकाबला नहीं कर पाई। स्मॉग का असर साफ दिख रहा है। नोएडा DND पर हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे।
नोएडा में स्थिति और भी खतरनाक है। यहाँ तो PM10 का लेवल 772 पर पहुँच गया। नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में इमारतें स्मॉग में ढकी दिखी। लोग इस जानलेवा प्रदूषण से परेशान दिखे। सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पोल्यूशन है। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम खराब ही होता जा रहा है। मतलब डेली मतलब देखती हो तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है, तो और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है। धूप मतलब रहती थी और हमें अच्छा लगता था वॉक करना, बट अभी इस दिवाली के बाद तो हमें धूप भी नसीब नहीं होता है और लोगों को उससे परेशानी भी है। पॉल्यूशन है तो इससे तो हेल्थ इफेक्ट होता ही है। नहीं, जिनकी जो अस्थमैटिक है उनको घर बैठना चाहिए, जिनको इम्यूनिटी लो है उनको भी नहीं आना चाहिए, और जो ठीक है उनको आना चाहिए। काम तो करना ही है, पब्लिक मूव करेगी तो व्हीकल एमिशन होगा ही होगा, तो इसको गाड़ियों को ही कम करने से नहीं होगा काम। इस चीज में जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ाएंगे, एडुकेटली नहीं करेंगे। आखिर इस प्रदूषण की वजह क्या है? आखिर क्यों दिल्ली हर बार इस मौसम में जानलेवा प्रदूषण झेलती है? दिल्ली में इस स्मॉग की 4 वजह हैं। गाड़ियों का धुआं पहली वजह है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण दूसरी वजह, तीसरी वजह है पराली जो पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही है। सवाल ये कि आखिर प्रदूषण से आने वाले दिनों में राहत कब मिलेगी? मौसम विभाग के मुताबिक कल कुछ राहत रहेगी, लेकिन 15 नवंबर को एक बार फिर प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार नाराजगी जता चुका है। दिल्ली और NCR की जनता परेशान है, लेकिन हाल फिलहाल इससे राहत मिलती नहीं दिखती। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में शुक्रवार को भी कई जगहों पर त्रिपुरा हिंसा को लेकर बवाल हुआ। बंद के दौरान कई शहरों में तोड़फोड़ हुई, जमकर पथराव किए गए, पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उस पर हमले हुए। त्रिपुरा की हिंसा की आंच महाराष्ट्र तक फैल गई है। यूं तो बंद और प्रदर्शन हिंसा के खिलाफ था, लेकिन शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव होता रहा। नांदेड़ में तो हद ही हो गई। प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। अब आप इस CCTV फुटेज को ही देखिए। आखिर ये क्या है? कैसा प्रदर्शन है? कैसा विरोध है? क्या कोई गाड़ी पर इस तरह से हमला करता है? जरा सोचिए, गाड़ी में बैठे लोगों का क्या हाल होगा। नांदेड़ में बंद के दौरान जमकर तोड़फोड़, आगजनी हुई। इसकी बानगी हर तरफ देखी जा सकती है। दुकानों के शीशे टूटे हुए हैं, सामान बिखरा पड़ा है, कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी भी हुड़दंगियों के पत्थरों से बच नहीं पाई। नांदेड़ के शिवाजी नगर, डॉक्टर लाइन, देगलोर नाका और खुले मार्केट में दुकानों को बंद करने के लिए प्रदर्शनकारी दुकानों पर पथराव करते रहे। बाद में पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला तो पुलिस पर भी पथराव हुआ। कई पुलिस वालों को चोट लगी। पुलिस लगातार शांति बनाए रखने की अपील करती रही। मेरी सभी से विनती है कि निवेदन का काम हो चुका है, सब अपने अपने घर में चले जाए। बिल्कुल यहाँ पे बिना वजह पथराव वगैरह मत करो, शांति से अपने घर पे निकल जाओ। वाशिम में भी बंद समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। जबरन दुकानें बंद करवाने के लिए तोड़फोड़ की गई। कई इलाकों में पथराव हुआ। भीड़ की शक्ल में लोग शोर शराबा करते दुकानें बंद कराते नजर आए। कई दुकानों को नुकसान भी पहुंचा, कई दुकानदार जख्मी भी हो गए। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 7 लोगों को हिरासत में लिया है। CCTV से हुड़दंगियों की पहचान की जा रही है। अमरावती में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। सामानों की तोड़फोड़, दुकानों को बंद कराने की कोशिश, सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। जो दुकानें खुली थी वहां तोड़फोड़ की गई और दुकानदारों को पीटा गया।
शाम होते होते नासिक के मालेगांव में भी हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारी जोर जबरदस्ती से दुकान बंद कराने लगे। पुलिस मोर्चे पर आई तो नौबत पथराव तक आ गई। औरंगाबाद में बंद का व्यापक असर रहा। दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों के शटर गिरे रहे। त्रिपुरा से महाराष्ट्र करीब 3000 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां की हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले और वाशिम से जका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी की सत्ता के लिए इस बार पुरजोर दावेदारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी दे रही है। बदलते हुए माहौल में इनकी चुनावी रणनीतियां भी नया रंग ले रही हैं। हिंदुत्व के नाम पर घमासान भी है तो बहुसंख्यक हिंदुओं को लुभाने की कोशिश भी है, लेकिन ये जनता को तय करना है कि हिंदुत्व के नाम पर किस पार्टी का फलसफा खरा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जिस हिंदुत्व की राजनीति के चलते विरोधियों ने बीजेपी को कभी सियासी हाशिए पर डाल रखा था, उसी हिंदुत्व के बूते बीजेपी न सिर्फ सत्ता में आई बल्कि आज अजय जैसी छवि गढ़ ली है। ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वही हिंदुत्व आज उन्हीं विरोधियों के सिर पर सवार होने लगा है, क्योंकि लड़ाई का कोई दूसरा तरीका उन्हें सूझ नहीं रहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यूपी के चुनावी रण में कांग्रेस भी खुद को बड़ी दावेदार बता रही है। प्रियंका की अगुवाई में यूपी में जगह जगह बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चे खोले गए हैं, लेकिन हर मोर्चे पर ये जरूर जताती हैं कि वो भी हिंदू परिवार से हैं और हिंदू रीति रिवाज उनके भी खून में है। कुछ ऐसा ही मंजर 2019 के लोकसभा चुनाव में बना था, जब राहुल गांधी और उनके सिपहसालार देश की जनता को राहुल की जाति और गोत्र बताने लगे थे। पर मुश्किल ये है कि सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को हिंदुत्व की दरकार तो है, लेकिन अपने तरीकों को बीजेपी से अलग साबित करने के लिए राहुल व्याकरण और शब्द जाल में उलझ जाते हैं। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। चुनावी नतीजे बता ही देंगे कि जनता ने राहुल का हिंदू और हिंदुत्व वाला व्याकरण कितना समझा। लेकिन 2017 में राहुल के साझीदार रहे अखिलेश अपनी रणनीति और वोट बैंक को लेकर जरा भी पसोपेश में नहीं है। ब्राह्मण वोट बैंक की अतिरिक्त चिंता उन्हें भले ही हो गई हो, लेकिन जिन्ना की तरफदारी से क्या हासिल होना है, इसे लेकर उनका आत्मविश्वास देखने लायक है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। यूपी में नई जमीन तलाशने वाले ओवैसी और पुरानी जमीन पर फिर से दावेदारी ठोकने वाली मायावती के भी अपने अपने वोट बैंक और तौर तरीके हैं। किसके तरीके से करिश्मा होगा, ये जानने में अभी वक्त है। आज तक ब्यूरो।
सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मणिपुर से बड़ी खबर, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और जानकारी मिल रही है कि 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। मणिपुर में ये बड़ा आतंकी हमला, आतंकी घात लगाकर बैठे थे और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया है। इसमें एक कर्नल शहीद हुए हैं, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ 6 लोगों की इसमें मौत हुई है, उनके परिजन भी बताए जा रहे हैं। आतंकी हमले में कर्नल के 2 परिजनों की भी मौत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें मणिपुर से, जहां पर आतंकी हमले में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। तो बड़ी खबर मणिपुर से, आतंकी घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही काफिला निकला वहां पर यह आतंकी हमला हुआ, 3 जवान शहीद हुए और इसी के साथ साथ एक कर्नल की भी मौत हुई, वो भी शहीद हुए। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर मणिपुर से। हिंदुत्व को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सलमान खुर्शीद की किताब से छिड़े विवाद के बाद उनके साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खुल गया। कई शहरों में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुए। सलमान खुर्शीद ने अपनी बातों को लेकर सफाई भी दी और सियासत अब थम नहीं रही। लड़ाई यहाँ की है, वो शस्त्र से लड़ाई करना चाहते हैं, हम दिमाग से लड़ाई करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारी सोच है वो उनसे सुपीरियर है। कांग्रेस जो नकली हिंदू का आचरण कर रही है वो बताए कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया है। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। खुर्शीद जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते, ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। एक किताब ने हिंदुत्व पर ऐसा सियासी घमासान छेड़ दिया जिसमें बढ़ चढ़कर बयानों के तीर चल रहे हैं। जिस हिंदुत्व और धर्म की पैरोकारी में कोई पीछे नहीं है, उसी पर साधा गया है निशाना। हिंदुत्व पर आर पार की जंग छिड़ गई। एक तरफ से हिंदुत्व को एक दर्शन, एक विचार और एक जीवन पद्धति बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से इसी हिंदुत्व पर हो रहे हैं प्रहार। हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताने की मुहिम छिड़ गई। ये सारा बवाल शुरू हुआ कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर। कहने को तो ये किताब अयोध्या पर सर्वोच्च अदालत के फैसले के पहलुओं पर लिखी गई बताई गई, लेकिन इसी किताब के पेज नंबर 113 ने सियासत को खौला दिया। यूपी चुनाव से पहले आई इस किताब के सैफ्रन स्काई यानी भगवा आसमान नाम के चैप्टर में सलमान खुर्शीद ने लिखा, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। हिंदुत्व पर इस टिप्पणी ने सियासत में आग लगा दी। गुरुवार को किताब का विमोचन हुआ और शुक्रवार को प्रदर्शनों की झड़ी लग गई। मुंबई से लेकर जम्मू और मुजफ्फरनगर तक सलमान खुर्शीद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। हिंदुत्व के पैरोकार खुलकर विरोध जताते दिखे। सलमान खुर्शीद की किताब के बहाने पूरी कांग्रेस निशाने पर आ गई। विरोध का यह सिलसिला शनिवार को और तूल पकड़ गया। सियासी पारा आसमान छूने लगा। हिंदू सेना के वाहिनी नाम के संगठन ने शनिवार को सीधे सलमान खुर्शीद के घर का रुख किया और वहां जमकर प्रदर्शन किया। सलमान खुर्शीद जी को ये बताना चाहते हैं कि बार बार जो आप लोग सिर्फ टारगेट करके हिंदू धर्म के ऊपर ही प्रतिघात कर रहे हो, वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो हिंदुत्व की तुलना उस किताब के पेज नंबर 132 में ISIS और बोको हराम जैसे चरमपंथी खलनायक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से की है, जिसके लिए हम रोष व्यक्त करने यहाँ पे आए हुए हैं, जो अति निंदनीय और घृणित विषय है।
और कुछ ही घंटों के भीतर ये प्रदर्शन की आग चुनावी सूबे यूपी तक भी पहुंच गई। मेरठ में कई संगठनों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। सलमान की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। दलील दी गई कि सलमान खुर्शीद की किताब से लोगों की भावनाएं आहत हुई। मेरठ के क्या पूरे देश भर का विषय है ये। आप ये देखिए कि हिंदुत्व को एक तरीके से जो गाली दी गई है, ये गाली बिल्कुल भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैंने और मेरे साथियों ने, जितने भी समाज के लोग हैं, इन लोगों को इतनी आहत हुई आज। संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता भी उनकी घेराबंदी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। झाबुआ के बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने पुलिस को सलमान खुर्शीद की शिकायत की और केस दर्ज करने की मांग की। डामोर के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता कोतवाली में जमा हो गए और नारेबाजी की। इस वक्तव्य से हमारे देश की सौहार्दता और शांति और एकता को खतरा है, इसलिए हमने पूरे विचार के साथ सलमान खुर्शीद के विरुद्ध हमारे न्यायिक व्यवस्था और हमारे देश के कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन आज पुलिस थाना झाबुआ में दिया है। विवाद भड़कने का अंदाजा सलमान खुर्शीद को भी था, इसलिए वो किताब विमोचन के वक्त ही पूरी किताब पढ़कर ही फैसले पर पहुंचने की दलील दे रहे थे। लेकिन जब शनिवार को इस विवाद की तपिश को कांग्रेस भी महसूस करने लगी तो आखिर सलमान खुर्शीद को पैर पीछे खींचने पड़े। उन्होंने किताब को लेकर अपनी सफाई दी। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। हिंदुत्व को लेकर तीखे सियासी वार के बाद कड़ी प्रतिक्रिया लाजमी थी। सॉफ्ट हिंदुत्व की पैरोकारी कर रहे कांग्रेस के नेताओं के लिए भी सीधे और साफ तौर पर सलमान खुर्शीद का समर्थन करना मुनासिब नहीं था। लेकिन इन सबसे परे सलमान खुर्शीद को साथ मिला एक अलग सूबे से। कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती ने सलमान खुर्शीद की बात का समर्थन किया। जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं, वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म है। कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कम्युनल पार्टीज हैं, जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। यूपी का चुनाव सिर पर है। मंदिर से लेकर धर्म और हिंदुत्व जैसे शब्द यूपी के सियासी समर में खूब गूंज रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को इस विवाद से कांग्रेस और दूसरे विरोधियों को घेरने का मौका हाथ लग गया है। देखना यह है कि कांग्रेस इस विवाद से संभावित नुकसान से कैसे बच सकती है। आज तक ब्यूरो। राइजिंग ओवर अयोध्या किताब लिखने वाले सलमान खुर्शीद शनिवार को फिर सामने आए और सफाई दी कि उन्होंने हिंदू धर्म का व्यापक उनको माना है और इसका सम्मान भी किया है। राहुल गांधी के बयान को भी सलमान खुर्शीद अपनी बातों पर मोहर बांध रहे हैं। तमाम विवाद के पहलुओं पर आज तक ने उनसे एक बार फिर खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी का यही माइंडसेट और आपके ऊपर भी काफी ज्यादा तीखे प्रहार हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कि बीजेपी को कम से कम एक मौका मिला किसी मजबूत आदमी को अटैक करने का। कमज़ोरों पे वो अटैक करते हैं, जो बेचारे जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास रोज़गार नहीं, जिनके पास जीने को नहीं, उन पर अटैक करते हैं, उनको लिंच करते हैं। आज कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से वो आकर भिड़े हैं जो उनको बता सकता है कि जंग कैसे लड़ी जाती है, लड़ाई कैसे होती है। लड़ाई यहाँ की है, वो शस्त्र से लड़ाई करना चाहते हैं, हम दिमाग से लड़ाई करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारी सोच है वो उनसे सुपीरियर है, उनसे व्यापक है और उनसे दूरदर्शी है, और इसलिए उनके वो बौने सोच के साथ जब आते हैं वो लड़ें, हम स्वागत करते हैं उसका। सर, सोच की बात आप कर रहे हैं तो किस तरह की सोच, दोनों का डिफ्रेंसिएशन क्या है? डिफरेंस ये है कि हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं। हम लोगों के साथ ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी और के विचार कुछ और हो सकते हैं। हमको लोगों के घर के बाहर जाकर हंगामा नहीं करना है। हमें
अपनी बात को प्रस्तुत करना है, किताब लिखनी है, रिसर्च करनी है, किताब लिखनी है, वो यहाँ बाहर चिल्लाएं, उससे अच्छा ये है कि जाएं, रिसर्च करें, लिखें, कुछ बताएं कि हमने जो किया है वो क्यों गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कुछ अच्छाई सब में होती है, शायद उनमें भी होगी। अगर वो ये हंगामा करना रोकें और वो बैठे तो कुछ अच्छाई उनकी निकल आएगी, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा, क्योंकि इंसान में सब बुराई नहीं हो सकती है, कुछ अच्छाई भी हो सकती है। उनको मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती, कल तक दिखती थी, आज नहीं दिखती, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी किताब में जो मैंने हिंदू धर्म का एक समर्थन किया है या उसका सम्मान किया है और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, और वो धर्म माना है जो इस देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण इस देश की सोच है, वो सब भी क्या वो स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने ऐसे कहा है? और अगर मैंने ऐसे कहा है तो कम से कम उसको स्वीकार करें, तब उनकी बात में वजन आएगा कि हाँ, ये बहुत जुडिशियस लोग हैं, अच्छी बात को अच्छा कहते हैं, बुरी बात को बुरा कहते हैं। वही हमने कोशिश की है करने की। अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व पर पार्टी की सोच को सामने रख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासी तौर पर इस विवाद का कांग्रेस को नुकसान होगा? सियासी लिहाज से यह मुद्दा अब गर्मा गया है और कांग्रेस इसकी तपिश महसूस कर रही है। यूपी के सियासी समर में मजबूती से कदम रखने का दम भर रही कांग्रेस के लिए ये झटका ऐसा है जिससे उबरने के लिए उसको कुछ घंटों के भीतर ही मशक्कत में जुट जाना पड़ा। सलमान खुर्शीद की किताब ने ऐसे सवाल उठा दिए जिनसे कांग्रेस हाल के सालों में जूझती रही है। सवाल इसलिए तल्खी से उठे क्योंकि बदलती सियासी फिजा में अब कई दलों के नेताओं के तौर तरीके भी बदले बदले नजर आने लगे हैं। सियासी दौरों की शुरुआत मंदिरों से हो रही है, चुनावी भाषणों से पहले मंत्रोच्चारण हो रहा है। और ऐसे हालात में अचानक से हिंदुत्व को लेकर सलमान खुर्शीद के सियासी बम ने कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। हिंदुत्व को लेकर बात संभालने के लिए खुद राहुल गांधी को सामने आना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी की बातों से भी कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। हम लोगों को हिंदुत्व के बारे में ज्ञान देने लगे हैं। ऐसे उद्भट ज्ञानी उत्पन्न हो गए हैं जो बताते हैं कि 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस महाराष्ट्र की धरती से राहुल गांधी जी ने यह भर्त्सना योग्य एब्सर्ड बयान दिया है, उसी धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो साम्राज्य बनाया उसे क्या कहा गया था? हिंदवी साम्राज्य। राहुल ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताया। राहुल की पूरी कोशिश ये साबित करने की हो रही है कि कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस कट्टरता के खिलाफ है जो हिंदू धर्म के नाम पर हो रही है। लेकिन बीजेपी ने राहुल को घेरने में देरी नहीं की। हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं। भारत की युवा पीढ़ी अब खर्च करने की जगह बचाने में यकीन करने लगी है। एक सर्वे के मुताबिक कोरोना काल में खराब हुए आर्थिक हालात के चलते युवाओं की सोच में यह बदलाव आया है। बचत करने में भी जनरेशन जेड को बैंक एफडी पर ज्यादा भरोसा है और क्रिप्टो करेंसी जैसे असुरक्षित निवेश पर ज्यादा एतबार नहीं है। भारत की युवा पीढ़ी अब बदल रही है। ये जनरेशन अब खर्च करने की जगह बचत में यकीन रखती है।
इस बात का दावा किया है यूथ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म वायरल फिशन ने। इसके मुताबिक भारत की जनरेशन जेड यानी 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए ज्यादातर लोगों के बीच बचत की आदत तेजी से बढ़ रही है। 24 साल तक की उम्र वाली ये पीढ़ी 40 की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इतनी बचत कर लेना चाहती है कि बाकी का जीवन तंग हाली में ना गुजरे। यही वजह है कि ये युवा जनरेशन खर्च करने की जगह भविष्य के लिए पैसे जोड़ने में भरोसा करती है। इस सर्वे में युवाओं के पैसों को संभालने के तौर तरीकों का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। सर्वे में शामिल जनरेशन जेड के 32% लोगों ने खर्च करने की जगह पैसे बैंक खाते या घर पर ही रखने में दिलचस्पी दिखाई है। ब्याज दरों में गिरावट के बावजूद 23% ने बैंक एफडी को पहली पसंद करार दिया। नए जमाने के इन लोगों को नए जमाने के निवेश विकल्प यानी क्रिप्टो करेंसी पर ज्यादा यकीन नहीं है। इसके साथ ही घूमने फिरने पर 24% युवा जमकर खर्च करते हैं। निवेश 13% युवाओं की पसंद है, जबकि ग्रोसरी और फूड एंड शॉपिंग पर भी 13% युवा खर्च करते हैं। वहीं फिटनेस और मनोरंजन पर महज 5% युवा पैसा खर्च करते हैं। बचत की यह आदत खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। दरअसल भारत की ग्रोथ में खपत का योगदान करीब 60% है। वहीं कुल आबादी में बड़ी हिस्सेदारी की वजह से देश में खपत, खर्च और आर्थिक तेजी में जनरेशन जेड का बड़ा योगदान है। लेकिन अब कोविड-19 के झटके के बाद तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के दौर में रोजगार और महंगाई को लेकर आशंकाएं बरकरार है। ऐसे में जिन युवाओं का करियर शुरू हुआ है वो बचत और खर्च को लेकर गंभीर हैं। जो पिछले साल पेंडेमिक हुआ, उस पेंडेमिक में लोगों के रोजगार चले गए, धंधे बंद हो गए, कम हो गए, जिसके कारण से उनको अपने परिवार को पालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जो उनकी बचत थी उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। इसी को ध्यान रखते हुए जो युवा पीढ़ी ने अपने भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए बचत के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चालू कर दिया और अपने जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनको कम करते गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बचत से कम इंपॉर्टेंस दी। जाहिर है कि शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल और क्रिप्टो करेंसी में जारी तेजी और इसे मान्यता देने की खबरों के बीच युवाओं की सोच पर आया ये नया सर्वे नीति निर्माताओं और कारोबार जगत के लिए नई चुनौती पेश कर सकता है। आदित्य खेराणा, आज तक। आने वाले दिनों में महंगे पेट्रोल से गाड़ी चलाने का खर्च 40% तक घट सकता है और इसकी वजह है 6 महीने बाद देश में बिकने वाली गाड़ियों को पेट्रोल के साथ ही इथेनॉल से भी चलाया जा सकेगा। इस योजना को साकार करने के लिए आगे से कार कंपनियां केवल फ्लेक्स इंजन वाली कारें ही बनाएंगी। फ्लेक्स इंजन की मदद से कारों में एक से ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल हो सकेगा। आने वाले 6 महीने के बाद नई गाड़ियां खरीदने वालों को 90 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा कीमत के पेट्रोल को भरवाने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये सुनकर आपको हैरानी हो रही है तो हम आपको बता दें कि 6 महीनों के बाद केवल 62 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले इथेनॉल पर आपकी कार फर्राटा भरेगी। ये मुमकिन होने वाला है फ्लेक्स ईंधन इंजन अनिवार्य होने के बाद, जिसका ऐलान एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। फ्लेक्स ईंधन या फ्लेक्सिबल ईंधन गैसोलीन, मिथेनॉल या इथेनॉल को मिलाकर बना एक वैकल्पिक ईंधन है। फ्लेक्स इंजन का मतलब है कि इसमें 100% पेट्रोल और इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे यूरो 6 मानकों पर बनाया गया है। We are planning to introduce flex fuel vehicles soon, which allow the operation of the vehicles on 100% bioethanol or 100% petrol. The flex fuel engine technology is successfully incorporated in vehicle available in the countries like Brazil, Canada and the USA. We can replace the IC engine at a nominal cost with a flex engine. हाल ही में गडकरी ने किर्लोस्कर और टोयोटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इन कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन वाली कारें भी तैयार कर ली हैं। इसके साथ ही इथेनॉल के मामले में कई और तरक्की भी हुई है। जैसे पुणे में 3 इथेनॉल पंप खुल चुके हैं।
गडकरी ने पश्चिमी महाराष्ट्र में 100% इथेनॉल पर चलने वाले ऑटो रिक्शा को मंजूरी देने की भी गुजारिश की है। एक रूसी टेक्नोलॉजी के जरिए पेट्रोल और इथेनॉल की कैलोरी वैल्यू को बराबर भी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सभी पेट्रोल पंपों को इथेनॉल पंपों से बदला जा सकता है। अगर बात करें फ्लेक्स फ्यूल इंजन की, तो ये सामान्य इंटरनल कॉम्बिनेशन इंजन जैसा ही होता है, लेकिन ये एक या एक से ज्यादा तरह के ईंधन से चल सकता है। कई मामलों में इस इंजन में मिक्स फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजन में पेट्रोल और इथेनॉल या मिथेनॉल के मिश्रण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इंजन में ईंधन मिश्रण सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो कि मिश्रण में ईंधन की मात्रा के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेता है। पेट्रोल में इथेनॉल को ज्यादा मिलाने से भारत को अपने तेल आयात बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी और गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों को भी फायदा पहुंचेगा। साफ है कि 6 महीने के बाद कार मार्केट एकदम बदल जाएगा और फिर कारों को चलाने के लिए महंगे पेट्रोल डीजल से भी छुटकारा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।